रीट मेंस की जो संस्कृति क्लास है उसमें आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके रीट का वो है इत संज्ञा का, जो आपका पहला टॉपिक है उसी को लेकर हम चलेंगे। तो आपके जो पहले टॉपिक है उसमें कुल 8 सूत्र बताए गए हैं। इत संज्ञा के इत संज्ञा है, उसमें संयोग संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और पद संज्ञा। इसके अलावा उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं। तो आज हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम लेते हैं एक सूत्र को लेते हैं कि भाई इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। देखिए, अगर हमको चार ऑप्शन मिलते हैं हमको, सुप्तिगंतम पदम, परे सन्निकर्ष सन्निता, विसर्जनीय से स, और हलंत्यम। इन चारों को देखते हैं। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र इसमें से कौन सा है? देखिए, सुप्तिगंतम पदम इत संज्ञा करता है? नहीं करता है। परे सन्निकर्ष सन्निता इत संज्ञा करता है? नहीं करता है। विसर्जनीय से स इत संज्ञा करता है? नहीं करता है। हलंत्यम के द्वारा इत संज्ञा की जाती है। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश अवस्था में विद्वान जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हलंत्यम होगा। अब ये सूत्र क्या करते हैं, देखिए, सुप्तिगंतम पदम, आपके सिलेबस में पद संज्ञा है, तो ये क्या करेगा? पद संज्ञा करेगा। किसकी पद संज्ञा करेगा? सुबंत और तिगंत की। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम साथ, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा इसके द्वारा की जाती है। परे सन्निकर्ष सन्निता इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? सन्निता संज्ञा की जाती है। वर्णानाम अतिशयति सन्निधि सन्निता शुभ। विसर्जनीय से स आपका जो संधि का टॉपिक है उसका है, तो इसके द्वारा विसर्ग के स्थान पे स कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तुल्यास प्रयत्नम, अगर हमारे ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुल्यास प्रयत्नम और उसके बाद में रिक्त स्थान दे दिया जाता है, तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या होता है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जाती है। सवर्ण संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जाती है। तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च एतद्वम यस्य येन तुल्यम तन्मित है सवर्ण संज्ञम स्यात्। तो इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा की जाती है। अगर मान लो इसमें और ऑप्शन अपन को मिलते हैं, जैसे कि परे सन्निकर्ष सन्निता, परे सन्निकर्ष सन्निता, हलंत्यम, तो इनको हमको क्रॉस करना होगा, क्योंकि सवर्ण संज्ञा किसके द्वारा की जाती है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा की जाती है। अगला सूत्र है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा की जाती है। इस सूत्र के द्वारा पद संज्ञा की जाती है। किस किसी की जाती है? सुब का मतलब सुबंत, और तिप का मतलब तिगंत। सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिबंत की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। सुबंत जैसे राम शब्द है, सुब प्रत्यय का प्रयोग किया, सुबंत हो गया। पठ धातु है, तिप प्रत्यय का प्रयोग किया, पठती हो गया। तो सुबंत और तिबंत की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। अगला देखिए आप, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति।
अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमारे जो उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है, ये भी हमारा इत संज्ञा के साथ, संज्ञा प्रकरण के साथ इस टॉपिक का समावेश किया गया है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान हो जाएगा। देखो, स्वरित संज्ञा किससे होती है? स्वरित संज्ञा किससे होती है? उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। ये तीनों हमारे जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक है, इसमें तीनों का उल्लेख किया गया है, तीनों का हमारे सिलेबस में है। तो उदात्त संज्ञा किससे होती है? उच्चैर उदात्ते के द्वारा। अनुदात्त संज्ञा किसके द्वारा होती है? निश्चैर अनुदात्ता के द्वारा। और स्वरित संज्ञा किससे होती है? समाहारे स्वरित। इस सूत्र के द्वारा स्वरित संज्ञा की जाती है। उच्चैर उदात्ते, अगर देखो अलग अलग पदच्छेद करने की हम इसको कोशिश करें तो उच्चैर उदात्ते स्पष्ट है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो गई? उदात्त संज्ञा हो गई। निश्चय अनुदात्त है, इसको पदच्छेद करने की कोशिश करें हम तो निश्चय अनुदात्त है। तो अनुदात्त संज्ञा यहाँ पे, अनुदात्त का यहाँ पे है, इसलिए अनुदात्त संज्ञा होगी। और समाहार है स्वरित है, इसके द्वारा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? स्वरित संज्ञा इसके द्वारा हो जाएगी। एक प्रश्न पूछा गया है, देखो, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षानुसारम उच्चारण स्थान, कितने उच्चारण स्थान होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान होते हैं? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान माने गए हैं वो 8 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। एक श्लोक भी आता है पाणिनीय शिक्षा में, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठे शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। नासिकोष्ठौ च तालु च, ये देखिए आप। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। क्लियर है एकदम? 1 उरस, कंठ, 3, 4, 5, 6 नासिका, 7 ओष्ठ और 8 तालु। तो ये वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है? 8 स्थान है। इस श्लोक को आप याद कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रश्न 2-3 टाइप से पूछे जाते हैं इसमें। एक तो सीधा ही पूछ लिया कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। दूसरा आपको दे देगा कि इसमें से वर्णों के उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है। तीसरा कौन कौन से हैं। तो इस श्लोक को आप याद करने के बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं जो उच्चारण स्थान के, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? 8। उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। और 11 सूत्रों के माध्यम से, 11 सूत्रों के माध्यम से, जैसे अकु है, विसर्जन नाम कंठ है, च्युषा नाम तालु, 11 सूत्रों के माध्यम से जो 8 उच्चारण स्थान है इनको हम देखते हैं। नेक्स्ट देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, पफाभ्याम पूर्वम प्रागर्ध विसर्गो, पफाभ्याम पूर्वम प्रागर्ध विसर्गो भवति। पै और फै से पहले, पै और फै से पहले अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे ये पै है, अर्ध विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, विसर्ग का आपको पता है ऐसा होता है, और अर्ध विसर्ग का ये होता है। ये फै है, ये
अर्ध विसर्ग का चिन्ह इसका ये होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि पफाभ्याम पूर्वम प्रागर्ध विसर्ग भवति, क्या होता है ये? इसको कहते हैं उपदमानीय। उपदमानीय, ये होता है उपदमानीय। और अगर यही अर्ध विसर्ग का चिन्ह, यही अर्ध विसर्ग का चिन्ह कै और ख से पहले लग जावे तो इसको कहा जाता है जिह्वामूलीय। इसको कहता है जिह्वामूलीय। हमारा जो उच्चारण स्थान में इन दोनों को लिखाता है, उपदमानीय का आता है और जिह्वामूलीय का भी आता है। उपपदमानीय नाम ओष्ठव, उपपदमानीय नाम ओष्ठव। जो उपपदमानीय है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, और जो जिह्वामूलीय होते हैं, जिह्वामूलीय होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? जिह्वामूल होता है। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। उपपदमानीय नाम ओष्ठव, जो उपदमानीय है उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अगला देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए इनका उच्चारण स्थान देखिए, ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम, ए दयितो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ, ओ और औ, ओ दौतो, ओत औत, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। ध्यान रखना, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो हो सकता है कि पहला ऑप्शन वो कंठ को दे दे या पहला ऑप्शन आपको उसको ओष्ठ को दे दे। जैसे यही दे सकता है, एक ऑप्शन आप अगर प्रश्न आता है तो पहला ऑप्शन कंठ दे दे, दूसरा ऑप्शन तालु दे दे, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ दे दे और चौथा ऑप्शन 1 और 3 दे दे, ये दे दे आपको। तो आप केवल ये नहीं है कि पहला ऑप्शन आपने पढ़ा और आपने पहले ऑप्शन पढ़ता ही कंठोष्टम हो गया, ठीक है कंठ है, कंठ दे रखा है इसलिए हमने कर दिया। आप चारों ऑप्शन को आप देखोगे, उसके बाद देखोगे कि कंठ और ओष्ठ ये कहीं दोनों तो नहीं आ रहे। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा आता है तो कंठ और ओष्ठ दोनों आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 होगा। कभी कभार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में कंठ हमने पढ़ा और उसको हमने टिक कर दिया, हमने गोले काले कर दिए, तो वो समस्या हो जाती है। हमको आते हुए प्रश्न क्या हो जाता है, वो हमारा गलत हो जाता है, जो कि एक ब्लंडर मिस्टेक होती है और वो वही क्षमा करने योग्य बिल्कुल नहीं होती। एक प्रश्न पूछा गया है बै, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? बै है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताइए बै का उच्चारण स्थान कौन सा है? पै फै बै, उपपदमानीय नाम ओष्ठव। उपपदमानीय नाम ओष्ठव। उ का मतलब पूरा पै वर्ग, पै फै बै भै और मैं। उसके बाद में उपपदमानीय जिसका थोड़ी देर पहले हमने उल्लेख किया है, पढ़ा है उसको, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो बै का भी क्या हो गया उच्चारण स्थान? बै का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। बै का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए कभी कभार ये प्रश्न बहुत आते हैं कि समुचितम मेलनम अस्ति या फिर नास्ति, या फिर नास्ति। इन प्रश्नों पे आपको विशेष रूप से फोकस देने की आवश्यकता है। अगर आपने अस्ति को नास्ति पढ़ लिया, नास्ति को आपने अस्ति पढ़ लिया, तो आपको आते हुए भी वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, नास्ति समुचितम मेलनम, नास्ति समुचितम मेलनम, इसमें से जो उचित मेल है वो कौन सा नहीं है? जैसे स है, एक ऑप्शन आपका ये तालु हो गया, दूसरा ऑप्शन है स मूर्धा हो गया, तीसरा है स दंत हो गया और चौथा है
पै कंठ हो गया, पै कंठ हो गया। तो क्या करना है हमको, उसको समुचितम मेलनम नास्ति, जो सही मेल नहीं है, मतलब जो उच्चारण स्थान गलत है उसको हमको बताना है। तो सै का तालु इचुषानाम तालु बिल्कुल सही है, इसलिए इस सै को तालव्य से भी कहा जाता है क्योंकि तालु से इसका उच्चारण होता है। ये सै है मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा बिल्कुल ठीक है, इस सै का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। लितुलसानाम दंता, जो ये सै है इसको दंत से कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान दंत है। और पै का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ नहीं है पै का उच्चारण, पै का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ पै का उच्चारण स्थान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि समुचित मेलन ये नहीं है। तो इन प्रश्नों को आप करते समय विशेष रूप से आप फोकस करोगे कि अस्ति और नास्ति क्या समुचित मेलन पूछा है या फिर उचित मेल जो नहीं है उसके बारे में पूछा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं अगर आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ लिया तो, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस सै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, सै वर्ण का इसका उच्चारण स्थान क्या है, अभी पढ़ा हमने, ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा, ऋटुषाणाम मूर्धा। ये री का, टू का मतलब पूरा टै वर्ग, टै ठै डै ढै और नै, उसके बाद में रै और उसके बाद में सै, ये सै, ये सै इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसलिए इस सै को मूर्धन्य सै भी कहा जाता है। तीनों सै के बारे में भाई एक बार विशेष ध्यान दे लेना आप, सै, सै और सै। इसको दंत सै कहा जाता है, इसको मूर्धन्य सै का सॉरी, इसको तालव्य सै कहा जाता है, इचुषाणाम तालु, और इसको मूर्धन्य सै कहा जाता है, ऋटुषाणाम मूर्धा। इन तीनों सै के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, अक्सर पूछ लेते हैं इनमें से और एक प्रश्न आ ही जाता है आपका इसमें से इस उच्चारण स्थान के बारे में, इसलिए ऋटुषाणाम मूर्धा जो ये सै है इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, एक तो कहता है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। इसमें चार ऑप्शन जैसे हम देखते हैं, हलंत्यम है, चोटू है, लसक्व तद्धित है, हसीच है। देखिए इसको, हलंत्यम बीज संज्ञा करता है, चूटू भी चय वर्ग और टय वर्ग की इत संज्ञा करता है, लसक्व तद्धित भी लय और सय की इत संज्ञा करता है, लेकिन हसी चय के द्वारा इत संज्ञा नहीं हो जाती है। और हमको प्रश्न ये पूछा गया है कि इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, हसीचय नहीं है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, उत्तु किया जाता है। ये जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में इस सूत्र के द्वारा हसीचय के द्वारा उत्तु किया जाता है। जैसे मनोरथ है वगैरह आपके एग्जाम्पल आते हैं, मनोरम है, मनोरथ है, तो वहाँ इस सूत्र को हम पढ़ेंगे। इस सूत्र के द्वारा उत्तु कार्य किया जाता है, संधि कार्य किया जाता है, संधि का ये सूत्र है। और ये तीनों कौन से अपने, हलंत्यम, चोटो, लसक्व तद्धित, ये तीनों उत्संज्ञा विधायक सूत्र हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न ये है, इसकी वृत्ति दी गई है सूत्र की और वृत्ति के द्वारा पूछा गया कि ये क्या है, वर्णानाम अतिशयितय सन्निधि भवति। वर्णों की जो परस्पर निकटता है, वर्णानाम अतिशयितय सन्निधि भवति, वर्णों की जो परस्पर निकटता है उसको क्या कहा जाता है, वर्णों की जो परस्पर निकटता है उसको क्या कहा जाता है। तो एक सूत्र आया हमारा, परय सन्निकर्षय सन्निता। इस सूत्र की वृत्ति यही है जो ऊपर लिखी गई है, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि सन्निताशु। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि क्या होती है,
सन्निता होती है। इस सूत्र की वृत्ति, इस सूत्र की व्याख्या है। तो वर्णों की जो परस्पर निकटता वो क्या होती है? सन्निता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन्निता इसका आंसर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहो। हो सकता है आपको सूत्र देके और संज्ञा पूछे, हो सकता है कि संज्ञा देके सूत्र पूछे, और तीसरा टाइप ये भी हो सकता है कि आपको सूत्र की वृत्ति देके पूछे कि भाई क्या है। यहाँ रिक्त स्थान भी दे सकते हैं जैसे, या फिर ये प्रश्न देके पूछ सकते हैं कि भाई क्या है इसमें। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। सूत्र को पढ़ के, सूत्र की वृत्ति को पढ़ के, सूत्र के अर्थ को पढ़ के आपको पूरा का पूरा एक नॉलेज अगर आपके पास है तो आसानी से, चाहे फिर कैसे ही ट्विस्ट करे प्रश्न में, आप आसानी से उसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही सूत्र की वृत्ति से पूछ रहा है आपसे, उपदेश से अंत्यम हल स्यात्। उपदेश से अंत्यम हल स्यात्। तो हलंत्यम सूत्र की वृत्ति ये, हलंत्यम सूत्र की व्याख्या ये कि उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। इत संज्ञा विधायक सूत्र है ये। उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। तो रिक्त स्थान में क्या जाएगा? यहाँ पे इत आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं इत मिलता है, पद मिलता है, सन्निता मिलता है, सवर्ण मिलता है, तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इत संज्ञा वहां पे की जाएगी। हलंत्यम सूत्र की ये वृत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोभागे निष्पन्ने अच स्यात्। उदात्त, अनुदात्त और स्वीरित, तीन संज्ञा अपने पास। तो तालु आदि जो अपने स्थान है उसमें अधोभाग से जो निष्पन्न अच है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, इसके द्वारा ये पूछा गया है। उच्चैर उदात्त है और निच्चैर अनुदात्त है। अगर ऊर्ध्वभाग आए, अगर ऊर्ध्वभाग आता है तो हमको क्या करना है? उदात्त संज्ञा करनी है। और अगर अधोभाग आता है तो हमको क्या करना है? अनुदात्त संज्ञा करनी है। बस इसमें ये अंतर है कि ऊर्ध्वभाग आता है तो उसमें आपको उदात्त संज्ञा करनी है, और अधोभाग आता है तो उसमें अनुदात्त संज्ञा करनी है। तो अधोभागे निष्पन्न अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। अनुदात्त संज्ञा स्यात्। अनुदात्त संज्ञा इसके द्वारा होती है। वही प्रश्न है, सूत्र की व्याख्या से पूछा है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा। एक इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि दंत उच्चारण स्थानम नास्ति। कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका दंत उच्चारण स्थान नहीं है? आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे कि तय दे दिया, री दे दिया, ले दे दिया और पै दे दिया। इस तरह से आपको ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दंत उच्चारण स्थानम नास्ति, वैसे ही प्रश्न है अस्ति और नास्ति वाले, बस इन पे केवल फोकस यही करना है। प्रश्न बड़े सरल होते हैं, प्रश्न को पढ़ना थोड़ा सा हमको एक बार थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है अपन को। तो अगर हमने तय देखा और दंत उच्चारण स्थान इतना ही पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है हम एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? चार ऑप्शन को देखना है कि दंत उच्चारण स्थान नास्ति, तय भी है, ठीक है, लितुल सानाम दंता, लि भी है, लय भी है, लेकिन पै इसका उच्चारण स्थान नहीं है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? पै का ओष्ठ है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये चार हमारा आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान से और देख लिए, न उच्चारण स्थानम अस्ति। न जो है ये उच्चारण स्थान है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा मूर्धा दे दिया, दूसरा ऑप्शन हमारा नासिका दे दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा ओष्ठ दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया 1 और 2।
1 और 2। तो जो न है वो ऋटुषाणाम मूर्धा जो इसका भी है, मूर्धा का भी है, और इसके अलावा जो पंचम जो वर्ण है जो न है वो नासिका से भी बोले जाते हैं। तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिन पे हमने थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास किया है। आशा है आपको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।